वेलकम टू श्रीखिड़िया मैथ्स क्लासेज। दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का सभी पाठफुल एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास के बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 3.5। अभी हम चौथा पार्ट है वीडियो का। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 का सभी वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन है यह सभी बताएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। जो समस्या दिया गया है शब्द संबंधित समस्या जिसे रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। कहता है यदि अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व है कहने का तात्पर्य है यदि उसका केवल एक हल है यानी अद्वितीय हल है तो किसी भी बीजगणित विधि से हल करना है। वैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो विधि से हल किया जाता है। एक है ग्राफीय विधि जिसे हम ज्यामितीय विधि भी कहते हैं और दूसरा है बीजगणितीय विधि। और किसी बीजगणितीय विधि से कहने का तात्पर्य है किसी बीजगणितीय विधि से अभी हम आपको 3 प्रकार से बनाना सिखाए थे। जैसे मैं सबसे पहले बताए थे लुप्तीकरण विधि जिसे विलोपन विधि भी कहते हैं, दूसरा था प्रतिस्थापन विधि और तीसरा वर्ज गुणन विधि। यानी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि, तीनों में से कोई भी विधि से क्या करना है, इसको बना देना है। तो बीजगणितीय विधि में हम आपको 3 तरह से क्वेश्चन को बनाना बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का एक पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में लिखा हुआ एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। छात्रावास कहने का मतलब है हॉस्टल। एक हॉस्टल का एक मासिक व्यय है यानी एक मासिक खर्च है जो नियत है, वह खर्च तो लगेगा ही और बाकी निर्भर करता है बच्चा कितना दिन में भोजन लिया। यदि कोई बच्चा 1 दिन भोजन लेगा तो उसका अलग चार्ज है, फिर 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया और भोजन का फिर अलग से चार्ज लिया जाता है। और मासिक जो व्यय है छात्रावास का वह एक नियत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं पिछले भी एक्सरसाइज 3.5 में किसी टैक्सी के नियत भाड़ा में। अब चलिए आगे है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन का फर्स्ट भाग, जब एक विद्यार्थी का नाम ए है जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के रूप में अदा करने पड़ते हैं। तो एक छात्र जब 20 दिन भोजन लेता है तो 1000 रुपया देता है, तो वह एक नियत खर्च देता होगा, बाकी 20 दिन के भोजन का रुपया देता होगा, दोनों मिलाकर वह 1000 रुपया देता है। जबकि एक विद्यार्थी बी है, एक दूसरा विद्यार्थी है जिसका नाम बी है जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के रूप में 1180 रुपया अदा करता है। ये भी क्या करता होगा, नियत भाड़ा नियत व्यय देता होगा और प्लस 26 दिन के भोजन का खर्च देता होगा, दोनों मिलाकर 1180 रुपया अदा किया। और क्वेश्चन में कह रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जो बात निकालना होता है उसी बात को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो नियत व्यय को 100 रुपया मान लेंगे और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया मान लेंगे। तो केवल यहाँ हम लिख लेंगे माना कि नियत व्यय बराबर 100 रुपया और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। तो चलिए हम इसको कैसे बनाते हैं देखिए। आप भी एक बार बुक लेकर अपना उसको पढ़कर समझ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन का बना हुआ भाग को देखिए। लिखा हुआ है माना कि नियत व्यय बराबर 100 रुपया। मान लिए कि नियत व्यय 100 रुपया है, नियत व्यय निकालना था, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया। तो प्रश्न से एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन लेता है और 1000 रुपया देता है, तो नियत व्यय जो x है वह देगा ही x प्लस 1 दिन का भोजन का y रुपया है। तो यह 20 दिन भोजन लिया था इसलिए 20y हो जाएगा। तो x प्लस 20y बराबर 1000। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर प्रश्न से दूसरा भाग में कहा जा रहा है एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन ने भोजन लिया था और 1180 रुपया दिया। तो नियत व्यय है जो 100 रुपया वह देगा ही, 1 दिन का y रुपया भोजन का खर्च है तो 26 दिन भोजन लेगा तो 26y लेगा। तो x प्लस 26y दोनों मिलाकर वो 1180 रुपया दिया। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। इसे हम विलोपन विधि से हल करना बताते हैं। तो हम समीकरण 1 में देख रहे हैं x का गुणांक 1 है और समीकरण y में भी x का गुणांक 1 है, यानी समीकरण 1 एवं 2 में x का गुणांक समान है। समीकरण 1 में भी x का गुणांक समान 1 है और समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है।
और समीकरण 1 में भी x के पीछे प्लस और समीकरण 2 में भी x के पीछे प्लस है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, गुना नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। तो केवल एक लाइन लिख लेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस 20y इजकल टू 1000 और समीकरण 2 है x प्लस 26y इजकल टू 1180 रुपया। तो इसके पीछे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके पीछे प्लस है तो माइनस, इसके पीछे प्लस है तो माइनस, प्लस x है माइनस x है कट गया। 20y है प्लस में और माइनस 26y है, तो 20y माइनस 26y तो बच जाएगा माइनस 6y बराबर 1180 माइनस में है, 1000 प्लस में, तो 1180 में से 1000 घटा लेंगे तो 180 बचेगा, माइनस का अंक ज्यादा इसलिए माइनस का साइन दे दिए। तो माइनस 6y इजकल टू माइनस 180, तो y इजकल टू माइनस 180 बट्टा माइनस 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा और 6 से 80 30 बार में कट जाएगा, y का मान 30 आ जाएगा। और y का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। चलिए हम 1 में ही रख लेते हैं, दोनों में रखने पर बात वही होगा। तो एक लाइन लिख लेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 20y था तो 20 गुने y का मान 30 है तो 30 बराबर 1000। तो x इजकल टू 1000, 20 को जब 30 से गुना करेंगे तो 600 होगा, प्लस में 600 होगा तो इधर आया तो माइनस में होगा, तो x बराबर 1000 माइनस 600 तो x बराबर 400। x के मान 400 आ गया और y का मान 30 रुपया आ गया। x को हम क्या माने थे, नियत व्यय माने थे और y को प्रतिदिन के भोजन का खर्च माने थे कि एक नियत व्यय x था और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y था। तो यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे अतः नियत व्यय बराबर x रुपया, x के मान 400 था तो 400 रुपया, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया और y के मान था 30 रुपया, तो 30 रुपया हो गया। तो अब क्या कीजिए, आप बुक निकाल के क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पढ़ लीजिए। अब हम 2 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में क्या है, भिन्न कहा जा रहा है। तो जैसे ही क्वेश्चन में हम सुनेंगे भिन्न, तो भिन्न हमें सुनते ही हमारे दिमाग में 3 बात होना चाहिए। भिन्न में अंश होता है, हल होता है और भिन्न को हम अंश बट्टा हल के रूप में लिख सकते हैं। तो कहा जा रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब किसी भिन्न के अंश में से 1 घटा लेते हैं तो वह 1/3 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है जब हल में 8 जोड़ देते हैं। तो हल में 8 जोड़ते हैं तो 1/4 हो जाता है और अंश में से 1 घटाते हैं तो 1/3 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही हम क्वेश्चन में भिन्न संबंधित बात सुनेंगे वैसे ही सबसे पहले 3 बात मान लेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, अभिष्ट भिन्न इजकल टू x/y। तो इतना 3 बात लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के और उसका अर्थ समझकर फिर लिखने का प्रयास करेंगे आगे। तो जैसे ही क्वेश्चन में भिन्न आया, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में, तो लिखेंगे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, अभिष्ट भिन्न बराबर x/y। तो प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, यदि अंश से 1 घटा ले तो अंश ऊपर वाला x है, x में से 1 घटा लेंगे, x - 1 बट्टा y, तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो 1/3 लिख दिए। क्रॉस में गुना करेंगे तो x - 1 को 3 से गुना करेंगे तो x को 3 से गुना करेंगे 3, x - 1 को 3 से गुना करेंगे -3, फिर y को 1 से गुना करेंगे y। अब y को हम इधर ले आए तो 3x - y बराबर -3 है, इधर गया +3, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा पार्ट में कहा जा रहा है इसमें यदि हर में 8 जोड़ देते हैं तो यह 1/8 हो जाता है। तो फिर प्रश्न से अंश जो x है तो x रहने दिए, हर में हम 8 जोड़ देते हैं तो y + 8 बराबर 1/4 हो जाता है। तो इस भिन्न को ज्ञात करना है। तो x बट्टा y + 8 बराबर 1/4। तो क्रॉस में गुना करेंगे तो x को 4 से गुना करेंगे, 4x बराबर है तो बराबर y + 8 को 1 से गुना करेंगे तो y + 8 ही रहेगा। अब y को हम जब इधर ले जाएंगे तो 4x - y बराबर 8 है तो 8 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। इसको भी हम लुप्तीकरण यानी विलोपन विधि से ही हल करना बताएंगे। सारे क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से बता देंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 1 एवं 2 को, समीकरण 1 और 2 को हम देख रहे हैं। y का गुणांक समीकरण 1 और समीकरण 2 में समान है, यानी 1 है और माइनस है, चिन्ह भी क्या है, समान है, तो घटाने पर होगा। एक लाइन यहाँ लिख लेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3 और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8। तो 4x - y बराबर 8। तो 4x के पीछे प्लस है तो
माइनस हो गया, y के पीछे माइनस है तो प्लस, 8 के पीछे प्लस है तो माइनस। 3x में से जब 4x घट जाएगा, 3x माइनस 4x तो माइनस 1x बचेगा, माइनस y है और प्लस y है, कट जाएगा। प्लस 3 है और माइनस 8 है तो माइनस 5 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, x का मान 5 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, तो हम क्या करते हैं 1 में ही रख लेते हैं। तो समीकरण 1 यही है, 3x माइनस वाई इजकल टू 3, तो हम लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 गुने 3x था, तो 3 गुने x के मान 5 है तो 5, 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई इजकल टू 3 माइनस 15, 3 को जब 5 से गुना किया 15, प्लस था तो इधर आया तो क्या हो गया माइनस, माइनस हो गया। तो 3 पचे 15, प्लस 15 है तो इधर आया तो माइनस 15 होगा, तो माइनस वाई इजकल टू 3 माइनस 15, तो माइनस वाई इजकल टू 3 माइनस 15 है तो माइनस 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y का मान 12 आ गया। अब लिख लेंगे अतः अभिष्ट भिन्न इजकल टू x बट्टा वाई, और x के मान 5 है तो 5 बट्टा 12, तो यही क्या हो गया आंसर आ गया। तो अभिष्ट भिन्न 5 बट्टा 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 3 आपको हम बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से ही सॉल्व करना आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक निकाल कर समझ लीजिए से क्या लिखा हुआ है, और हम भी बता देते एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 में कहा जा रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। यश एक विद्यार्थी है जो एक टेस्ट हुआ था जिसमें 40 अंक अर्जित किया। उस टेस्ट का नियम क्या था, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, जब वह सही उत्तर किया था जिसके लिए 3 अंक मिला तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, और यानी गलत जवाब दिया जिसका जवाब अशुद्ध था उसके लिए 1 अंक कट गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक कट जाते तो उसे 50 अंक मिलता। यश ने एक टेस्ट दिया, टेस्ट में 2 कंडीशन है। 40 अंक कब प्राप्त होता है, जब सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट ली जाती है तो 40 अंक मिलता है। कहता है यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलता और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाता तो उसे 50 अंक अर्जित होता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी टेस्ट जो हुआ था कुल कितने प्रश्न था टेस्ट में, तो टेस्ट में हम कितना प्रश्न था, इससे पहले हम क्या करेंगे, सही जवाब कितना प्रश्न का दिया था और गलत जवाब कितना प्रश्न का दिया था उसकी संख्या मान लेंगे। तो मान लेंगे, माना कि सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या x मान लेंगे और गलत उत्तर वाले प्रश्न की संख्या y मान लेंगे। तो सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या प्लस गलत उत्तर वाले प्रश्न की संख्या इजकल टू कुल प्रश्न हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे इसको बनाए हैं। तो यहाँ हम एक लाइन केवल लिख लेंगे, लिखेंगे माना कि सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या बराबर x, जो सही उत्तर दिया था उसके प्रश्न की संख्या x मान लेते हैं तथा अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्न की संख्या y। तो कुल प्रश्न की संख्या हो जाएगा सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या प्लस गलत उत्तर वाले प्रश्न की संख्या, यानी x प्लस y। तो दोनों को ऐड कर दिए। तो प्रश्न से अब यश ने क्या किया था, x सही उत्तर जवाब दिया था, x प्रश्न का उत्तर जो सही जवाब दिया था तो एक सही के लिए उसको 3 अंक मिलता है, तो x सही प्रश्न का जवाब दिया था तो उसको 3x मिलेगा माइनस, और एक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो वह y गलत किया है तो उसे y माइनस 1 अंक काट लिया जाएगा। y गुने 1 तो हो गया 3x माइनस y, तो उसको बच जाता है 40 अंक, तो 3x माइनस वाई इजकल टू 40। फिर प्रश्न से कहता है सही उत्तर के लिए उसको 4 अंक मिलता है, तो x प्रश्न का वह जवाब दिया था सही तो 4x मिल जाएगा माइनस, गलत के लिए उसको 2 अंक काट लिया जाता है तो 2 से क्या किया गुना कर दिए, तो काट लिया जाता है यानी कम कर दिया जाता है, इसलिए हम क्या किए दोनों में माइनस किए है तो -2y इजकल टू 50। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, इसे भी हम विलोपन विधि से। अब देख रहे हैं यहाँ एक समीकरण 1 में x और समीकरण 2 में x का गुणांक सेम नहीं है, न y का भी ही सेम है, तो हम दोनों में y का गुणांक देखते हैं। समीकरण 2 में y का गुणांक 2 है, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में 1 से गुना कर देंगे। दोनों के पीछे का जो चिन्ह है माइनस माइनस है सेम है, तो क्या कर देंगे घटाने पर। तो एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 2 में 1 से गुना कर घटाने पर। समीकरण 1 में हम 2 से गुना करेंगे, 3x को 2 से गुना किए 6x माइनस है तो माइनस, y को 2 से गुना किए 2y बराबर 40 को 2 से गुना करेंगे 80।
फिर समीकरण 2 में 1 से गुना किए, 4x को 1 से गुना करेंगे, 4x माइनस 2y बराबर 50, यानी 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। घटाने पर है तो चिन्ह बदल जाएगा, 4x के पीछे प्लस है तो माइनस, 2y के पीछे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 50 के पीछे प्लस है तो माइनस। 6x में से 4x घटा लिए, 2x प्लस 2 माइनस 2y है, प्लस 2y है, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 80 माइनस 50 तो 30 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 30/2 हो जाएगा, 30 से 2 को काट देंगे तो 15 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, तो हम 1 में रख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x था तो 3 गुने 15, x के मान 15 रख दिए, माइनस y, तो माइनस y इक्वल टू 3 को 15 से गुना करेंगे तो 15 3 45, प्लस 45 इधर आएगा तो माइनस 45, तो 40 माइनस 45, तो माइनस y इक्वल टू 40 माइनस 45, तो माइनस y इक्वल टू 40 माइनस 45 है, तो यहाँ माइनस 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y के मान 5। तो हमें कुल प्रश्न की संख्या ज्ञात करना था, तो कुल प्रश्न की संख्या क्या है, x प्लस y है। कुल प्रश्न की संख्या बराबर x प्लस y है, तो लिख लेंगे नीचे, अतः कुल प्रश्न की संख्या बराबर x प्लस y। तो x के मान 15 है तो 15 और y के मान 5 है तो 5, 15 और 5 को जोड़ देंगे हो जाएगा 20। अब क्वेश्चन नंबर 4 का चाल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का चाल बताने से पहले एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का चाल में एक लाइन क्वेश्चन का छूट गया है, तो जिसे आप क्या कर सकते हैं, एक भारती भवन पब्लिकेशन का बुक है जिसे हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 2 है, उससे में आप जाकर देख लीजिए। पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। एक जो राजमार्ग है, ठीक है, उस पर 2 स्थान है, एक स्थान का नाम ए है और दूसरे स्थान का नाम बी है, और ए और बी यानी दोनों स्थान के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक काल ए से, एक जो काल है स्थान ए से तथा दूसरी काल स्थान बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ कर देता है। यदि कालें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हो, दोनों काल की चाल का अलग अलग है और एक ही दिशा में चल रहा है, ई काल इधर चल रहा है तो ई बी काल भी इधर चल रहा है, तो एक ही दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटे में एक दूसरे को छू लेती है, यानी ये 5 घंटे के बाद एक दूसरे से क्या होती है, मिल जाती है। तो पूछा जा रहा है दोनों काल की चाल क्या है। तो इस दोनों काल की चाल लिखने से पहले एक और बात था, यदि काल एक दूसरे की ओर चले तो वे 1 घंटे में मिलती है, तो कालों की चाल क्या है। यहाँ देख लीजिए, यह भारती भवन का बुक है जिसमें पेज नंबर A73 में, जो पेज नंबर यहाँ A73 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हाई स्कूल प्राथमिक गणित 2। तो इस बुक का पेज नंबर A73 निकाल लीजिएगा। हाई स्कूल गणित भाग 2 है, पेज नंबर A73 है, तो यही देख लीजिए। इस क्वेश्चन में यही इसका जो साधित प्रश्न में दिया हुआ है, यानी एग्जाम्पल में यही लाइन छूट गया है। यदि काल एक दूसरे की ओर चले तो 1 घंटे में मिलती है, तो कालों की गति ज्ञात कीजिए। तो यही एक लाइन क्या हुआ इस क्वेश्चन में छूट गया है। आप यह बुक लेकर इससे समझ लीजिए, या आपके पास यह बुक नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़कर समझ लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पर, तो इस क्वेश्चन में 2 काल है, एक काल ए स्थान से चलता है तो दूसरी काल बी स्थान से चलता है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिख लेंगे, यहाँ आंसर में अब इसके सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, माना कि पहली काल की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी काल की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली चाल की काल हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए और दूसरी काल की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। तो कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में पहली काल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी काल की चाल, पहली काल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी काल की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में काल की चाल, अब एक ही दिशा में जब काल की चाल पूछेगा तो एक ही दिशा में कहने का मतलब समझ लीजिए, एक स्थान है, इस स्थान का नाम A है, एक दूसरा स्थान मान लेते हैं इसका नाम B है, यानी A स्थान से एक काल चलता है, एक स्थान से B काल चलता है, दोनों एक ही दिशा में चलता है, यानी A से भी काल A से इधर चलता है और B से भी काल इधर चला। एक ही दिशा में जब काल चलेगा
तो दोनों काल की जो चाल होगा हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो लिख लिए एक ही दिशा में काल की चाल इजकल टू एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में काल की चाल, तो काल ए से ए स्थान से काल इधर चल रहा है बी की तरफ और बी स्थान से काल ए की तरफ चल रहा है। जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो विपरीत दिशा में हम काल की चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे विपरीत दिशा में काल की चाल एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। वाई किलोमीटर यहाँ प्रति घंटा होता, ठीक है। अब लिख रहे थे कुल दूरी दिया हुआ है 100 किलोमीटर, यानी ए और बी जो स्थान है दोनों के बीच की दूरी 100 है, तो कुल दूरी 100 हो गया। हम जानते हैं सूत्र होता है समय इजकल टू दूरी बटा चाल या चाल इजकल टू दूरी बटा समय। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके आपको बताएंगे। तो प्रश्न से कहता है जब काल एक ही दिशा में चलता है तो वह 5 घंटे में एक दूसरे को क्या करती है, छू लेती है। तो लिख लेते हैं, तो एक ही दिशा में चाल क्या है, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई यानी चाल इजकल टू दूरी बटा समय। तो दूरी 100 है तो हम 100 लिख लिए और समय 5 है तो 5। तो चाल इजकल टू दूरी बटा समय यानी 100 बटा 5। एक ही दिशा में चाल एक्स माइनस वाई है तो 100 बटा 5 है तो 5 से 100 को काट देंगे, 20 बार में कट जाएगा। एक्स माइनस वाई इजकल टू 20 हो गया। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। फिर कहता है विपरीत दिशा में काल की चाल एक्स प्लस वाई है और विपरीत दिशा में 1 घंटा में एक दूसरे को क्या करती है, पार करती है। तो लिख लेंगे यहाँ फिर प्रश्न से, तो विपरीत दिशा में चाल क्या है, एक्स प्लस वाई। तो चाल इजकल टू हो जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी 100 है तो 100 और समय 1 घंटा लगता है तो 1। तो 100 बटा 1 लिख लिए तो एक्स प्लस वाई इजकल टू 100 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 में भी वाई का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में भी वाई का गुणांक 1 है और दोनों का चिन्ह क्या है, विपरीत। एक में प्लस है एक में माइनस है, इसलिए जोड़ देंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है एक्स माइनस वाई बराबर 20 और समीकरण 2 है एक्स प्लस वाई इजकल टू 100। 1 एक्स और 1 एक्स 2 एक्स हो जाएगा, माइनस वाई है प्लस वाई है कट जाएगा, बराबर 120 हो जाएगा। तो एक्स इजकल टू 120 बटा 2, ये 2 नीचे चला है तो 120 2 से 60 बार में कट जाएगा तो एक्स के मान 60 आ गया। अब एक्स के मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। 2 में क्या है, ज्यादा सुविधा होगा, इसलिए हम एक्स का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो एक्स प्लस वाई इजकल टू 100 है, एक्स के मान 60 है तो 60 प्लस वाई इजकल टू 100। तो वाई इजकल टू 100 प्लस 60 है तो इधर जाएगा तो माइनस 60। तो वाई इजकल टू 100 माइनस 60 तो वाई इजकल टू 40 हो जाएगा। तो अब यहाँ नीचे लिख लेंगे अतः पहली काल की चाल यानी जो काल स्थान ए से चला था x किलोमीटर प्रति घंटा और x के मान 60 आया है तो हम लिख लेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा दूसरी काल की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी काल की चाल हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 5 नंबर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 में आयत के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 में लिखा हुआ है, आप भी अपने बुक निकाल के एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहा है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 कम जाता है कब, जब लंबाई को 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई को 3 बढ़ा देते हैं। दूसरा बात है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे और लंबाई को 3 बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 2 बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो विमाएं कहने का मतलब है आयत की लंबाई और चौड़ाई। आयत की विमाएं कहने का तात्पर्य है मतलब है आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो सबसे पहले हम आयत की लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई को y मान लेंगे और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा x गुने y। इतना 3 बात हम लिख लेंगे। जैसे ही क्वेश्चन में आयत के संबंधित आ जाए, आयत की लंबाई इतना बढ़ा देते हैं चौड़ाई इतना बढ़ा देते हैं, तो 3 बात हम लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई x, आयत की चौड़ाई y तथा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी x गुने y। तो केवल हम यहाँ 3 लाइन लिख देते हैं। तो फर्स्ट बार लिख लेते हैं माना कि आयत की लंबाई बराबर x। हम x इकाई भी लिख सकते रखते थे या केवल x ही लिख देते। माना कि आयत की लंबाई x
तथा चौड़ाई y। तो y इकाई लिखे या केवल y ही लिख देते। चलिए, तो आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई y, और एक लाइन और लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ लंबाई x और चौड़ाई y है, तो x गुने y हो जाएगा, यानी x इंटू वाई। तो प्रश्न से अब क्वेश्चन में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 कम दे। लंबाई क्या है, x है, तो लंबाई को हम 5 कम कर दिए, तो x माइनस 5 गुने, और चौड़ाई को हम क्या करते हैं, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, और चौड़ाई को 3 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3। तो लंबाई हो गया x माइनस 5 और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिए तो y प्लस 3। कम बड़ा में कहेगा तो माइनस कर देते और ज्यादा बड़ा में प्लस। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू, पहले क्षेत्रफल था x इंटू वाई, लेकिन अब कितना घट गया है, तो 9 वर्ग इकाई घट गया, तो माइनस 9 लिख लेंगे। लंबाई 5 घटा लेते हैं और चौड़ाई 3 बढ़ा देते हैं, तो पहले जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल 9 कम जाता है। अब तो हम x माइनस 5 गुने y प्लस 3 बराबर x माइनस 9। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो x को जब y से गुना करेंगे तो xy हो जाएगा, फिर x को प्लस 3 से गुना करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। अब x से इस दोनों में गुना करके लिख दिया, माइनस 5 से y में गुना करेंगे तो माइनस 5y, फिर माइनस 5 को प्लस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 15 बराबर x इंटू वाई माइनस 9। ये x इंटू वाई, x इंटू वाई प्लस में है, ये भी प्लस में, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9, और माइनस 15 है तो इधर आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 3x माइनस 5y बराबर माइनस 15, माइनस 9 प्लस 15 है तो 6 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर प्रश्न से, अब फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, से पढ़ लीजिए एक बार। अब क्वेश्चन में कहता है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, तो लंबाई को 3 इकाई तो लंबाई x प्लस 3 हो जाएगा, गुने चौड़ाई को 2 इकाई तो y प्लस 2 हो जाएगा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल पहले x इंटू वाई था, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो प्लस 67 लिख लेंगे। फिर हम यहाँ गुना करते x से इस दोनों में गुना करेंगे, तो x को जब y से गुना करेंगे x इंटू वाई, प्लस x को जब 2 से गुना करेंगे तो 2x, प्लस अब 3 से इस दोनों में गुना कर देंगे, तो 3 से y में गुना करेंगे 3y, फिर 3 को प्लस 2 से गुना करेंगे 6 बराबर x इंटू वाई प्लस 67। यहाँ प्लस एक्स वाई है और यहाँ भी प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इससे यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर 67, जो प्लस 6 है तो इधर लाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 में से जब 6 घटा लेंगे तो 61 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि से हल कर देते हैं। समीकरण 1 में y का गुणांक 5 है तो समीकरण 2 में हम 5 से गुना कर देंगे। समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे। यहाँ 5y के पीछे माइनस और यहाँ 3y के पीछे प्लस है, 2 अंक के चिन्ह है तो हम समीकरण को जोड़ देंगे। तो हम एक लाइन यहाँ लिख लेंगे, समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में 3 से एवं समीकरण 2 में 5 से गुना कर। समीकरण 1 में 3 से एवं समीकरण 2 में 5 से गुना कर घटाने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, 3x को 3 से गुना करेंगे 9x माइनस 5y को 3 से गुना करेंगे तो माइनस 15y बराबर है, तो बराबर 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 5 से 2x को 5 से गुना करेंगे 10x, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 3 को 5 से गुना करेंगे 15y, 61 को 5 से गुना करेंगे 5, 6 पंचे 30। इसके पीछे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, घटाने पर नहीं होगा,
यहाँ देख रहे हैं माइनस है, यहाँ प्लस है, 2 रंग के चिन्ह है तो इसको जोड़ने पर होगा, और जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो जोड़ने पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा तो प्लस 9x और प्लस 10x है तो हो जाएगा 19x, माइनस 15y प्लस 15y है तो कट जाएगा बराबर। ये जोड़ना है तो दोनों को जोड़ देते हैं, 8 5 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 1 0 1 होगा, जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो x इजकल टू हो जाएगा 323 बट्टा 19। अब 19 से हम क्या करेंगे, 323 में भाग देके देख लेते कितना था। तो 19 दूना 38 नहीं लगेगा, एक बार में 19 लगाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा 3, एक हासिल दे दिया, 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा 1 3, 19 25 95, 19 6 114, 19 7 133, 7 बार में लग जाएगा 133, कट गया। तो 19 से 323 में काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा, तो x के मान 17 आ जाएगा। और x का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे तो 2 में ज्यादा आसान है, इसलिए हम समीकरण 2 में x का मान रख लेते हैं। तो यहाँ एक लाइन लिख लेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 2x, तो 2 गुने x के मान 17 है तो 17, प्लस है तो प्लस, 3y है तो 3y, बराबर है तो बराबर, 61 है तो 61 लिख लिए। यहाँ 3y लिख लेते हैं, 17 को 2 से गुना करेंगे तो 34 हो जाएगा, प्लस 34 होगा तो इधर आएगा तो माइनस 34, तो 3y बराबर 61 माइनस 34, दोनों को गुना करके इधर लिख लिए। तो y इजकल टू हो जाएगा, 11 में से 4 घटाएंगे 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, ये 3 गुना में इधर आया तो भाग में, बट 3 9 27, तो y के मान 9 हो जाएगा। तो यहाँ हम अब लिख लेंगे, आयत की लंबाई मालूम चल गया 17 और चौड़ाई भी मालूम चल गया 9, यानी आयत की विमाएं हमको मालूम चल गया। अब नीचे लिख लेंगे, अतः आयत की लंबाई क्या माने थे, x और x के मान 17 आ गया, तथा चौड़ाई हम क्या माने थे, y, और y कितना आया 9, y को हम 9 माने थे तो y का मान 9 आया, तो यहाँ हम 9 लिख देते हैं। तो ये आयत की लंबाई और चौड़ाई लिख, या हम लिख सकते थे अतः आयत की विमाएं 17 तथा 9 इकाई है। तो इसका भी एक बार क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बुक से सारे क्वेश्चन को बनाइएगा। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।